एक मेहमान जुड़े हैं। गुरमीत चड्ढा से बात करेंगे कि मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो एक मार्केट ने एक टफ फेस देखा, उसके बाद हमने देखा कब परसों मैसिव रैली हुई, लेकिन कल के डेटा ने सबको सरप्राइज किया। कल ठीक है मार्केट गिरा, लेकिन कल एफआईज ने जिस तरीके से मैसिव शॉर्ट क्रिएट करे, आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट को लेकर? क्या मंडे को बहुत ज़्यादा बड़ी रैली हो गई? क्या थोड़ा गिव अप करने की ज़रूरत है, या फिर वो रैली ठीक थी और आगे अब यहाँ से हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे? आपका क्या व्यू होगा? हाँ, अनुज, मेरा मानना है कि सेकेंड हाफ जो है इस साल का काफी बेहतर रहने वाला है। तो इमीडिएट बोलना कि नियर टर्म में मार्केट क्या करेगा थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा और परसों शॉर्ट कवरिंग भी बहुत था क्योंकि फ्राइडे के बाद मंडे आया था और वीकेंड पे न्यूज आई, क्योंकि फ्राइडे थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा था कि एस्केलेशन बढ़ेगा। तो और उसके अलावा आप अगर कल भी देखें तो ब्रेथ इतना खराब नहीं था। अगर आप लार्ज कैप हटा दें तो जहाँ जहाँ अर्निंग्स अच्छा आ रहा है, जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है, डिफेंस स्टॉक्स हैं जहाँ पे वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर कंपनीज अच्छा कर रही है, तो पूरा मार्केट खराब नहीं था। अगर आप 7-8 बड़े लार्ज कैप निकालते हैं, भारतीय 3% डाउन था, बैंक्स डाउन थे, आईटी डाउन था। आज भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेथ मार्केट की आज भी अच्छी है ओवरऑल। तो मेरा ये मानना है कि अच्छी अर्निंग्स जहाँ पे होंगी और जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, देखिए सिरमा के नतीजे खराब नहीं थे, बट जिस वैल्यूएशन पे है वो कंपनी, थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा तो बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो जो स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन है वहां पे मत रहिए। जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है और वैल्यूएशन रीजनेबल है वहां पे आई थिंक रहना चाहिए। और मैक्रो सेटअप बहुत अच्छा हो रहा है। इन्फ्लेशन 3.16 है, आई थिंक 5 ईयर लो है। आपके जीएसटी के नंबर अच्छे थे, रूरल रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो ट्रैक्टर से लो। मैक्रो सेटअप अच्छा है। वॉर और टैरिफ की हम शायद 2-3 महीने बाद शायद चर्चा भी नहीं करेंगे। और एक इंडिया और यूएस का थोड़ा-सा मुझे लगता है पिछले 2 दिन में जो एक्सचेंज हुआ, और इंडिया भी अब रिटेलिटरी टैरिफ की बात कर रहा है स्टील पे और उस पे, क्योंकि यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल रख के, मुझे लगता है कहीं वो एक कारण हो सकता है एफआईएस की कॉशियस अप्रोच का। बट मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें कंसर्न की बात है। तो सेकंड हाफ मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। हम्म, ओके। चलिए, तो ये बिल्कुल आपने सही कही बात कि मार्केट ब्रेथ काफ़ी शानदार रही है। गुरमीत, एक स्पेस जहां बहुत शानदार रिटर्न्स रहे हैं वो है डिफेंस। और आई थिंक पिछले 2 हफ्ते की डेवलपमेंट के बाद वापस और अब तो शायद थोड़ा इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है डिफेंस को। यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा, और क्या आप स्टॉक चूज करेंगे? तो जब शुरू से पोर्टफोलियो में ओवरवेट है, जब जब करेक्शन हुआ था तब भी थोड़ी सी हमको भारी पड़ी थी उस पे। तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 मेन होल्डिंग्स है डिफेंस की। सोलार हमारी टॉप होल्डिंग है, हमारे पास जेड टेक्नोलॉजी है, एचएएल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये 4 कोर होल्डिंग है, और फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉसाई प्ले भी है, थोड़ा एलएनटी के थ्रू है, बाकी थोड़ा के थ्रू है। तो हमारे पोर्टफोलियो में डिफेंस का वेट है 10% से अधिक है। मुझे लगता है कि ये रीआर्मामेंट होगा। आपको बजट एलोकेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली ड्रोन्स में, पिनाका रॉकेट्स में, आकाश तीर में। तो थोड़ा वैल्यू चेन मैप करना पड़ेगा आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट एक मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल नहीं है। अच्छे पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स भी 30, 40, 50 के मल्टीपल पे हैं। तो कहीं भी, और ये ऑर्डर ड्रिवन बिजनेस है, तो एक भी क्वार्टर अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है तो मूवमेंट बहुत शार्प आएगी। जिस तरीके से सीडीएमओ होता है फार्मा का, ऐसी डिफेंस का एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो कैश फ्लो जरूर ट्रैक करिए, रिस्क जरूर, क्योंकि बी टू जी बिजनेस है, बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस है। ऑर्डर डिले हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ सकता है, एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है। रॉ मटेरियल है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है जो जो यूज होता है एक्सप्लोजिव में, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो इसमें वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी। पर 2-3 साल के हिसाब से अगर आप क्वालिटी डिफेंस स्टॉक्स में है, मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा पैसा बनने वाला है। ओके। मुझे गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी आपने डिफेंस स्टॉक्स पर अपनी राय रखी। इसी से दूसरा सवाल सर मेरा ये कि क्या लग रहा है आपको वैल्यूएशन कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, कौन से स्पेस में आपको वैल्यूएशन कंफर्टेबल लग रहे हैं, और उसमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो? तो 2-3 जगह, जैसे मैंने बोला, हमें एनर्जी स्पेस में वैल्यूएशन कंफर्टिंग लगता है। कुछ पीएसयू एनर्जी स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी भी वीकनेस है, जबकि पीक पावर डिमांड अच्छी है, ट्रांसमिशन केपेक्स अच्छा है, चाहे वो एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, कुछ और स्टॉक्स है उस पूरे स्पेस में, वो हमें अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये पूरी वैल्यू चेन अच्छी लगती है। हमने अभी कुछ और स्टॉक्स भी ऐड किए हैं। एक ट्रांसफार्मर कंपनी ऐड करी है जो लोकोमोटिव्स को ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, हिंद रेक्टिफायर।
और भी हम पूरा वैल्यू चेन स्टडी कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी हमें दिख सकती है पावर इक्विपमेंट स्पेस पे खास तौर पे। सेकंड मुझे लगता है कैपिटल मार्केट प्ले में काफ़ी करेक्शन आया है। अगर आप बीएसई को छोड़ दें, आप सीडीएसएल देखिए, कैम्स देखिए, एएमसीज़ देखिए, अच्छा खासा करेक्शन है, 30-40% का करेक्शन है। और जैसे-जैसे मार्केट मोमेंटम बेटर होगा आपको मूवमेंट मिलेगी। कैम्स में पर्टिकुलरली एएमसीज़ में मार्क टू मार्केट मूवमेंट भी होती है। तो एएमसीज़ और आरटीएस दोनों में मुझे लगता है बेनिफिट हो सकता है। वापस से जैसी भी थोड़ी भी ट्रांज़ैक्शन रेवेन्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ डीमैट्स की स्पेस बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट प्ले में आपको अच्छा मोमेंटम दिख सकता है और ज़्यादातर ये ड्यूओपल ही है। चाहे वो डिपॉज़िटरीज़ हों, एक्सचेंज हो, आरटीएस हो, तो एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हैं। तो ये एक और स्पेस है विदिन फाइनेंशियल्स जो हमें अच्छी लगती है और कुछ एक बैंक्स हमें जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक है और 1-2 पीएसयू बैंक्स। ओके। अब लेकिन गुरमीत जी, लार्ज प्राइवेट बैंक्स को लेकर क्या नज़रिया? आज तो हालांकि आप प्राइवेट बैंक्स देखें, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक बैंक, सभी पे दबाव देखने को मिल रहा है। एफआईज के आंकड़े शायद ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उसमें। एक तो हालांकि उस पर थोड़ा आंसर किया भी आपने, एफआईज के आंकड़े के साथ प्राइवेट बैंक्स को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी? वैल्यूएशन कंफर्ट जैसा मैंने बोला बीच में बहुत था जब बैंक निफ्टी 47-48 हज़ार था, अभी 55 हज़ार है तो थोड़ा वैल्यूएशन रीजनेबल है, चीप नहीं बोलूंगा। बट जो जो लीडर है उसी पे बेट करिए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने क्लियर लीडरशिप डेमोंस्ट्रेट किया है पिछले 4-5 साल में और स्टॉक उतना नहीं चला है अपैरेंटली। अभी थोड़ा-सा ज़रूर मूवमेंट आया है, पर बहुत समय तक 11-1200 की रेंज में रहा है। वो भी मुझे लगता है इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस देगा। हमें एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है कि जो एक वर्स्ट था, वो शायद बिहाइंड है, नई लीडरशिप टीम, अब जो मर्जर रिलेटेड इश्यूज़ थे वो बिहाइंड है और कमेंट्री भी हर क्वार्टर थोड़ी-सी बेटर लग रही है। थोड़ा-सा एग्रेशन दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में वापस से, जो हम देखना चाहते थे बैंक में हमेशा। और जैसे मैंने बोला फेडरल बैंक में मेरा लीडरशिप पे भी बेट है। आई थिंक मिस्टर मनियन आए, तो ये संदीप बख्शी वाला मोमेंट है जो आईसीआईसीआई में था। मुझे लगता है कि अगर अगर वो ब्रांच एक्सपेंशन कर पाए और बैलेंस शीट को ग्रैन्युलर बना पाए, मॉर्टगेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिटेल कासा और डिपॉजिट्स पे ज़्यादा फोकस है, होलसेल बुक धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। बाकी ब्रांचेज़ में मूव कर रहे हैं, नॉर्थ और बाकी जगह भी एक्सपैंड कर रहे हैं, साउथ फोकस बैंक ज़्यादा था। तो अगर ये डील कर पाते हैं, थोड़ा-सा एम्प्लॉयी कल्चर को भी वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा-सा यूनियन का भी इश्यू रहा है पुराने ओल्ड डेज़ में। अगर वो टर्न अराउंड कर सकते हैं कल्चर को पर्टिकुलरली जो उन्होंने किया था कोटक में, बहुत अच्छा उनका एक स्टिंट रहा है। आई थिंक फेडरल बैंक 1 के आस-पास ही है। ये एक अच्छा अच्छा बेट टूल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार जरा आप एचसीएल टेक दिखाइए और निफ्टी आईटी दिखाइए। मार्केट में एकदम से रिकवरी इस समय आ रही है और उसमें एचसीएल टेक, निफ्टी आईटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समय आपको दिखाई देगा। आप गुरमीत, निफ्टी आईटी या फिर आईटी स्टॉक्स 31,000 का लो था, वहाँ से अब हम 37,000 पर आ चुके हैं। ये जो यूएस चाइना ट्रेड डील जो हुई, उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू था। परसों हमने बहुत बड़ी रैली देखी आईटी में। आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में? मैं अनुज बहुत बहुत बुलिश नहीं हूँ, सिलेक्टिवली हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में थोड़ा पेन रहेगा। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 3% वर्कफोर्स नेगेटिव करी है। जो बिग टेक है, वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, उसका कुछ रब ऑफ आपको आईटी में मिलेगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू अनुज जो इसमें कॉन्ट्रेरियन वो ये है कि वापिस से जो नई टेक टेक आ रही है आईटी में, जिस तरीके से एआई आ रहा है और बाकी चीज़ें हो रही हैं, वापस से बहुत सारा काम आने वाला है आईटी सर्विसेज के बाद। एक तरीके का 2000 मोमेंट है जहाँ पे सारे दोबारा से सर्विसेज, रोड मैप चीज़ें लेकर ही गई थी। तो जो कुछ सिलेक्टिव कंपनीज़ हैं और हमने देखा ये डिफरेंस देखा, हमने देखा कुछ कंपनीज़ में कमेंट्री खराब थी और कब कुछ कंपनीज़ ने चाहे पर्सिस्टेंट हो, केपीआईटी हो, कोफोर्ज हो, उन्होंने इस वीक उसमें भी अच्छी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे दिए, अच्छी कमेंट्री दी। तो अगर आप थोड़ा आईपी ड्रिवन बिज़नेस ज़्यादा देखेंगे और आप थोड़ा डिफरेंशिएशन देखेंगे टेक में, तो मुझे लगता है ये एक एक अपॉर्च्युनिटी है आईटी को रीसेट करने की। जो ये रीसेट कर पाएगा, वो आई थिंक क्लियर लीडरशिप करेगा। जो जो सिंपल प्लेन वनीला आईटी सर्विसेज करेगा, लेगेसी बिज़नेस करेगा, कैश फ्लोज़ को ठी और कैश है सबकी बैलेंस शीट में, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन लेके जो अगर आईपी ड्रिवन बिज़नेस करेगा, वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। बट मैं नियर टर्म में जो अच्छा है वो महँगा है और जो अच्छा नहीं है वो अभी भी 20-25 के मल्टीपल पे है, तो मैं न्यूट्रल टू अंडरवेट हूँ आईटी। ओके, चलिए ये इस समय, अच्छा ये एचसीएल टेक के लिए नहीं है, ये जो जेवी है, ये एचसीएल ग्रुप है। एचसीएल ग्रुप की बड़ी कंपनियां, काफ़ी कंपनियां हैं, इसको हटा दीजिए प्लीज़, ये मिसलीडिंग है। और अगर स्टॉक इसकी वजह से रिएक्ट कर रहा है तो चलिए,
गुरमीत, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और स्पेसिस की जहाँ पर ऑफ लेट हमने थोड़े से मूव्स देखे हैं, मेटल्स में बहुत शानदार मूव है इस समय। क्या ये भी जो चाइना डील है उसके बाद एक मोमेंटम कैरी कर सकती है? अनुज, कमोडिटीज में मैं ओवरऑल काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। रीजन बीइंग कि पूरा वर्ल्ड एक रीबिल्ड होगा और ईच टू इज ओन स्ट्रैटेजी हो रही है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव होगा। ईयू में हमने देखा, जर्मनी ने 500 बिलियन का इंफ्रा और डिफेंस बजट किया। तो जो रीबिल्ड करते हैं, जब आप मेक इन योर ओन कंट्री करते हैं, तो ओवरऑल कमोडिटीज के लिए वो काफी कंस्ट्रक्टिव है। और ये एक ऐसी सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके, क्योंकि बहुत जॉब जनरेटिंग सेक्टर है। तो और प्लस मुझे जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है, जिस तरीके से यूएस का डेट है, वो कमोडिटीज के लिए ओवरऑल एक नेचुरल हेज है। ये टैरिफ रिलेटेड हो या इन्फ्लेशन रिलेटेड हो, तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। मैं नॉन फेरस पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ, एल्यूमिनियम, कॉपर। फेरस पे थोड़ा कम कंस्ट्रक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंपोर्ट और टैरिफ बैरियर्स हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट ओवरऑल मेरा व्यू अच्छा है। तो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जहाँ भी मिले लेनी चाहिए। तो हम हिंदाल्को रिव्यू कर रहे हैं, टाटा स्टील रिव्यू कर रहे हैं। हमारे पास एक स्पेशल सिचुएशन प्ले है, मुकन स्टील। वो टर्न अराउंड स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि बजाज अब मेन ओनर है, 74% स्टेक है उनका, और वो कोशिश कर रहे हैं डेट कम करने की, मोनेटाइजेशन करने की। बट टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चर कोर पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है कमोडिटीज में। ओके। गुरमीत जी, सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर जिस तरीके से सरकार अग्रसर है और अभी फिलहाल कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, 5th सेमीकंडक्टर यूनिट है जो कंस्ट्रक्शन के एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है और 6th अगला होगा। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे डिवाइस डिस्प्ले करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। ऐसे में इसका असर कैसे देख रहे हैं आप इंडियन मार्केट पे, और साथ ही कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर सेमीकंडक्टर रिलेटेड हो तो क्या आपकी कवरेज है इस सब पे? इसमें बहुत केपेक्स लगता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी मूव हुई है सिलिकॉन कार्बाइड से। अब एक गैलियम गैन बोलते हैं, विच इज गैलियम नाइट्राइड। उसमें काफी केपेक्स चाहिए। अगर आप एक नया प्लांट आज लगाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो 2000-3000 करोड़ का केपेक्स चाहिए, अगर आपको एक डिसेंट कैपेसिटी बिल्ड करनी है। तो अभी एक पोर्टफोलियो में हमारे सीजी पावर ही है, जो एक तरीके का एक्चुअली सेमीकंडक्टर तो अभी प्ले में आएगा, कोर बिजनेस की वजह से है। बाकी टाटा का कंपनी है जो अनलिस्टेड है, तो इसकी वैल्यू चेन पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योर प्ले नहीं है सेमीकंडक्टर्स में अभी, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पोर्टफोलियो में भी लिस्टेड स्पेस पे भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओके। गुरमीत, एसआरएफ में अच्छी करेक्शन आई, चंबल फर्टिलाइजर में भी अच्छी करेक्शन आई। इनमें कुछ बाइंग करेंगे क्या आप, या कोई और ऐसे रिलेटेड स्टॉक्स? वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है अनुज, पूरे केमिकल स्पेस में, क्योंकि पिछले 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। बट वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी होता है। अभी टाटा केमिकल 2 साल से 10, 11, 8 या 9 के पी पे ही है, बट हार्डली कोई प्राइस मूवमेंट आता है। तो आप सिलेक्टिव केमिस्ट्री वाइज देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दो दो क्वार्टर अगर आप पेन ले सकें, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जब रिटर्न आएगा तो काफी अच्छा आएगा। फ्लोरिनेशन स्पेस में हमें लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट हम थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेट। और इसमें क्या होता है ना, जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ता है, तो इन्वेंट्री गेन होते हैं। आप उसको मार्क टू मार्केट बेसिस पे वैल्यू करते हैं। तो कुछ एक क्वार्टर ऐसा आएगा जब आपको सडनली बहुत स्पॉट मिलेगा अर्निंग में। तो अगर आप एक क्वार्टर 2 क्वार्टर पे ले सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम आउट ऑफ फेवर है, एकदम अंडर ओन्ड है, क्योंकि 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस है। यूपीएल देखिए, शायद 4-5 के पी पे होगा। तो जब भी वो मूवमेंट आएगी, काफी अच्छा करेगा। तो आप कर सकते हैं। हमने नहीं लिया अभी इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस मार्केट में आप 2 क्वार्टर का पेन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। बट अगर कोई कोई ले सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है केमिकल स्पेस में। बीएसई पे राय जानना चाहूँगी गुरमीत जी आपका। जिस तरीके से 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक शानदार रैली दिखाई इसने, आज भी देखिए करीब करीब आधा फीसदी की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। बीएसई पे आपकी क्या राय होगी, कैसा आउटलुक है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर? मुझे ऑनेस्टली ओवर वैल्यूड लगता है। अगर मैं बहुत आपको ऑनेस्ट व्यू दूं, तो 100 पी आप नहीं दे सकते एक्सचेंज बिजनेस को। कितना भी ग्रोथ मल्टीपल और प्राइस टू परफेक्शन है। उसने मार्केट शेयर गेन किया ऑप्शंस में। और कहीं ना कहीं मार्केट को ये लगता है कि पता नहीं, उनको ये लगता है कि ग्रेजुअली बैलेंस आएगा एनएससी बीएसई में। तो आई थिंक वो एक फ्यूचरिस्टिक टेम्पलेट बना हुआ है।
तो इस वैल्यूएशन पे बीच में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था जब 3800 के आसपास स्टॉक आया था, अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी थी और इन इन स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन आएगा जब आप इस तरीके से मूव करेंगे। बट जैसा मैंने बोला मुझे बाकी जगह अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखती है। इनफैक्ट अगर आप एनएससी देखें अनलिस्टेड स्पेस में, अभी वो आपको 27-28 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। करीबन 1600 के आसपास का रेट है। अगर आप सीडीएसएल भी देखें तो काफ़ी वैल्यूएशन करेक्शन है, पर अभी भी 40 टाइम्स है मतलब करेक्शन के बाद भी। तो बाकी कैपिटल में मार्केट प्लेस में एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हमें ज़्यादा कंफर्ट लगता है। इस लेवल पे बीएसई ऐड करने की हिम्मत नहीं है, मेरी तो नहीं है। ओके। शुक्रिया गुरमीत जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और मार्केट की बात करें तो निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ करीब करीब 130 अंकों की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। अभी 91 अंकों की बढ़ोतरी, आधा फीसदी तेज होकर 24,670 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी वैसे जस का तस यहाँ पे करीब आधा फीसदी की गिरावट। निफ्टी ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की। देखिए कैसे देख रहे हैं आप इस रिकवरी को, अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए लॉन्ग कैरी करें। श्रेया, मैं कल भी घबराया नहीं था बिल्कुल भी गिरावट से। आज भी मैं यही कहूँगा कि इस गिरावट में घबराएं नहीं।